नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो कि विजन का टेस्ट सीरीज शुरू किए हुए हैं। डेली हम लोग जो कि 25 MCQ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कि पॉलिटी का जो विजन का पहला टेस्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा टेस्ट में जो कि 50 MCQ हमने कंप्लीट कर लिए। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उन्होंने अभी ये सब वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे से जाके अपना ये टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वही बच्चे जो कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी, और चैनल सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। और चलो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं सक्सेस क्लासेस की अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो आपका बात करता है ओपन स्काई स्टेटी के बारे में। ठीक है, ओपन स्काई स्टेटी के बारे में क्वेश्चन नंबर 51 बात कर रहा है। तो आपको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इस संधि के तहत कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है। ओके, तो पहले हम समझते हैं ओपन स्काई ट्रीटी क्या है। उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जब यूएस ने अपनी कई सारे देशों के साथ गठबंधन करके जो कि एक अपना संगठन बनाया था, कई सारे देशों का ग्रुप बनाया था, सैन्य संगठन। तो वो क्या बना था? नाटो बना था। ठीक है, इसी के जवाब में जो कि सोवियत संघ जो था, ये सब बातें 1990 के पहले की है। ठीक है, सोवियत संघ जो है कि नाटो को के बदले में नाटो को जवाब देने की इनका एक ग्रुप है तो हमारा भी एक सैन्य ग्रुप होना चाहिए। तो उन्होंने एक वार्सा पैक्ट साइन किया था। वार्सा पैक्ट में क्या हुआ, पूर्वी यूरोप के देश जो कि आपका सोवियत संघ जो मतलब रूस जो अभी प्रेजेंट का रूस है उसके साथ जुड़ गए, और उसके साथ जुड़ गए तो सोवियत संघ बन गया था। ठीक है, तो अब ये नाटो को जो है कि टक्कर देने के लिए ये ग्रुप बना था। और ये जो आपका ओपन स्काई ट्रीटी है वो इसलिए आया था ताकि कहीं ये दोनों देश अपने शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में एक दूसरे से भिड़ ना जाए। तो इसके लिए कुछ इन पे रोक वोक लगाने के लिए, जैसे इसके तहत कहा गया, इस संधि के तहत कहा गया कि इस सेकंड स्टेटमेंट देखो कि कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी विभाग पर जासूसी कर सकता है। तो जाके देख सकता है कि उन्होंने कितना हथियार रखा है, कहाँ हथियार रखा है, उनके एयरबेस कैसे होता है, जो भी अपना लेकिन हवाई जहाज़ के थ्रू ही वो जो कि अपना, और हवाई जहाज़ में जो अपना स्कैनर रडार वगैरह लगा के ही जो कि वो सब चीज़ें चेक कर सकता था। ठीक है, तो इसके लिए ही ये ओपन स्काई ट्रीटी आया था ताकि जो कि युद्ध की संभावना कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन पे लोग, ये दोनों ग्रुप जो कि ध्यान ना दे या इसे कम करे। ठीक है, तो इसीलिए ओपन स्काई ट्रीटी आया था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है कि केवल नाटो गठबंधन के सदस्य, जी नहीं, नाटो और इसके साथ जो कि वार्सा पैक्ट के तहत जो कि मेंबर थे आपका सोवियत संघ के, वो दोनों जो कि इस संधि को एग्री किए थे। ठीक है, और दूसरा सही है कि कोई भी देश जो कि मेजबान दूसरे देश के में जाके जो कि दूसरे ग्रुप के देश में जाके अपना वहाँ पर निरीक्षण कर सकता है कि उन्होंने किस तरह से अपनी सैन्य हथियार जो है कि अपनी व्यवस्था कर रखी है। कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा परमाणु बम का इकट्ठा तो नहीं कर रहे, कहीं बहुत ज़्यादा मिसाइलें तो तैनात नहीं करी, ये सबकी जासूसी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ये काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ये भी करंट का ही है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की बात करें, DTIS के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इसका उद्देश्य डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतराल को कम करके स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, यह योजना केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों यानी DIC में DTI को स्थापित करने तक ही सीमित है। यानी डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है वो केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों से ही संबंधित है। क्या ये बात सही है? और तो देखो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये जो कि स्वदेशी रक्षा उत्पादनों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसीलिए जो कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। और जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं ये गलत है। ये केवल जो कि रक्षा के क्षेत्र में नहीं काम करता, केवल डिफेंस के क्षेत्र में तो काम नहीं किया। डिफेंस के साथ साथ ये जो आपका स्पेस वाला क्षेत्र है, अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, वहाँ के लिए भी जो कि इसमें जो कि मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी प्रोडक्ट की। और इसमें जो कि स्वदेशी यानी मेक इन इंडिया के तहत इसको जो कि लाया गया है। जो भारत के स्टार्टअप्स हैं और या फिर जो आपका इनोवेटर है, ठीक है, ये सब MSMEs है, ये सब जो है कि इन सब हथियारों की जो भी ज़रूरत है उनके विनिर्माण के लिए और उसमें इनोवेशन के लिए अपना योगदान देंगे। ठीक है, इसके लिए लाया गया था। तो उम्मीद है। और ये जो औद्योगिक गलियारे की बात करें, रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाए गए, एक यूपी में आपको बनाया गया है, एक तमिलनाडु में बनाया गया है। यहाँ पे ये होता है रक्षा औद्योगिक गलियारे का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कुछ एरिया कवर हो जाता है
कुछ एक लंबा सा चौड़ा सा एरिया कवर होता है जिसके साइड जो कि उद्योग लगे होते हैं। ये उद्योग क्या करेंगे, सिर्फ डिफेंस या फिर स्पेस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या डिफेंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे MSME स्टार्टअप जो कि जुड़े होते हैं। तो एक यूपी में, एक आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सके। तो इसका देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो इस हिसाब से देखोगे आपसे सही पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा सही जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति प्रदान करने के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेटमेंट है यह केवल दीवानी और फौजदारी के मामलों पर लागू होता है। ओके। सेकंड करें यह उच्चतम न्यायालय की एक विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, तो आपसे सही उत्तर पूछा है, ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है कि यह केवल दीवानी और फौजदारी मामलों पर लागू होता है, जी नहीं, ऐसा नहीं। यह जो कि दीवानी फौजदारी मामलों पर लागू होता ही है, उसके साथ साथ आप देखोगे ये आपका जो है कि जो कोई मान लो कोई हाई कोर्ट जो या लोअर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, कोई डिक्री दी है, कोई अवधारणा पेश कर दी है, कोई दंड वाला आदेश दे दिया है कि दंडादेश कोई दंड देना है, ऐसा कुछ आदेश दे दिया है, या कोई ऐसे ही नॉर्मल आदेश दे दिया है, तो इन सभी के अपील की इजाज़त जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप कर सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 136 के तहत, 136 के तहत कि आप सुप्रीम कोर्ट को ये विशेषाधिकार प्राप्त होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार का। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि ये जो पूछा, ये जो पावर है ये कैसा है, यह है जो कि उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि यह पहला वाला हमारा गलत था कि यह जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक विवेकाधीन शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट जो कि अपने विवेक के आधार पर जो कि तय करता है कि इसको अपने क्षेत्रीय अपीलीय क्षेत्राधिकार में ला कर जो कि इसके बारे में सुना जाए कि नहीं सुना जाए। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा है स्थानीय सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत एक विषय है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट का है संविधान के भाग 9 के उपबंध में देखोगे तो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। जो संविधान का भाग 9 है उसमें जो कि संघ राज्य क्षेत्र लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे कि ये जो आपका स्थानीय स्वशासन की बात है, ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये आपका स्टेट लिस्ट है। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो स्टेट लिस्ट है उसमें, यानी राज्य के विषय पर, एक सेकेंड, ये इसको जो है कि अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, इसको जो है कि राज्य के विषय में शामिल किया गया। ठीक है, समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए कट गया, सी कट गया, बचा बी और डी। ठीक है, तो ये देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है संविधान का जो भाग 9 है वह संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं था। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो संविधान का भाग 9 यानी पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज या नगर पालिका, इससे संबंधित जो है वो जो है कि आपका संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है विनियोग विधेयक या अप्रोप्रिएशन बिल के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती। ओके। सेकंड करें यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया, आपको सही बताना है कि सही कौन सा। ऑप्शन ए देखो केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो जो पहला स्टेटमेंट करें बिल्कुल सही है कि पहले मैं आपको बताता हूँ विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल देखो एक ऐसा बिल होता है जिसको कि संविधान में आर्टिकल 114 के तहत इसके बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा देखो जब भी आपको सॉरी हाँ, तो जब भी गवर्नमेंट को बजट से या फिर भारत की जो संचित निधि है, ठीक, उससे जब भी पैसा निकालना होगा तो उनको जो है कि एक विनियोग विधेयक लाना होगा, इसको पारित करना होगा, तब जाके वो जो कि भारत की संचित निधि से जो कि पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विनियोग विधेयक का क्या काम है, अगर गवर्नमेंट को संचित निधि से पैसा निकालना है तो उसके लिए एक विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल, और वो एप्रोप्रिएशन बिल पारित करके ही जो कि भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है CFI या संचित निधि, उससे से जो कि पैसा निकाल सकते हैं। तो अब समझ में आएगा विनियोग विधेयक क्या है। तो देखो विनियोग विधेयक जो कि एक धन विधेयक भी होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब सब देखो जो आपके स्टेटमेंट पे आते हैं तो ये पहला स्टेटमेंट सही है
कि सरकार जो कि विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं हो तब तक संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकते। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो, ये वाला सही है, ये गलत हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, देखो ऑप्शन सेकंड वाला कह रहा है यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि ये जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है एक प्रकार का धन विधेयक है। ठीक है, मनी बिल है। तो जब मनी बिल है तो इसको किस में पेश करेंगे हम लोग? लोकसभा में पेश करेंगे, तो राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरह 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल द्वारा निम्न में से किस या किन लाभों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तो उसे क्या लाभ होंगे ऐसा बोला है, अगर उसे राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त है तो पहला स्टेटमेंट है उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली निःशुल्क प्रदान की जाती है। ओके, सेकेंड कह रहा है उस दल के चुनाव चिन्ह को संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, थर्ड देखो उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है। ओके, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको सही उत्तर चुनना। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जी हाँ, उसे जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा एक निर्वाचक नामावली को जो कि निःशुल्क प्राप्त होती है। सेकेंड है कि उस दल को एक चुनाव चिन्ह मिलता है जो कि संपूर्ण भारत में वो चिन्ह केवल उसी के पास होगा और कोई वो चिन्ह जो कि ले नहीं सकता। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है ना, ये सब पार्टियां हैं जो कि उनको जो कि अपना एक एम्बलम या प्रतीक चिन्ह मिला है। ठीक है, चुनाव चिन्ह मिला है। ठीक है, तो थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड हमारा सही होता है, तो कौन सा ऑप्शन कटेगा? ये कट गया हमारा, ये कट गया, बचा ए और डी। थर्ड वाला देखो उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होगा। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दल का कोई अगर मान्यता प्राप्त हो गया है तो उसे ये भी लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन आपका डी सही होता है। 1 2 3 सब कुछ इसमें जो है कि आप देखोगे तो सही है। साथ ही देखो जो अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई मान्यता प्राप्त दल है तो उसको जो कि स्टार प्रचारक मिलता है। स्टार प्रचारक मतलब कोई वो सेलिब्रिटी को बुलाकर अपने प्रचार प्रसार कर सकता है। तो अगर कोई मान्यता प्राप्त है और राष्ट्रीय स्तर पर है तो उसको 40 ऐसे सेलिब्रिटी स्टार प्रचारक जो कि लेने के अधिकार है। जबकि कोई अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसको 20। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन में इसको संख्या घटा दी गई, 40 की जगह पर 30 कर दिया गया और 20 की जगह पर 15 कर दिया गया। हो सकता है अगर पूछेगा प्रेजेंट टाइम में कितना है तो प्रेजेंट टाइम में ये है, लेकिन वैसे इसका मान्यता जो कि 40 और 20 था। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कहता है आपका, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिला योजना समिति के संदर्भ में आपको बात कर रहा है। ठीक है, जिला योजना समिति के संदर्भ में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को समेकित करके एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है तथा उसे राज्य सरकार को प्रेषित करती है। ओके, सेकेंड कह रहा है जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से किया जाता है। ओके, 2 बातें यहाँ पे कही गई जिला पंचायत समिति के संबंध में। आपको बताना है सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जी हाँ, कि जो जिला पंचायत होता है वह जो कि पंचायत और नगर पालिका द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती है उसको उसके विकास का मैप जो कि तैयार करती है, प्रारूप एक तैयार करती है, उसे राज्य सरकार को प्रेषित करती है। इनका यही काम होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला देखो जो जिला योजना समिति है ये कह रहा है कि 2/3 सदस्यों का खुद में से ही वो चुन लेते 2/3 सदस्य को। जी नहीं, ये गलत है। 2/3 नहीं सदस्य, ये खुद में ही तो चुनते, पर ये 2/3 नहीं बल्कि ये 4/5 सदस्य यानी कि 80%। इसका अगर आप परसेंटेज निकालो तो 80% आएगा। 80% मेंबर जो कि ये आपस में ही जिला पंचायत से या फिर नगर पालिका से जो कि सदस्यों को चुन लेते हैं। और ये जो मेंबर होंगे इस समिति में, ठीक है, वो जो कि नगर पालिका या पंचायत के में जो जनसंख्या है उसके अनुपात में ही मेंबर इसमें गठित होंगे। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। और समझते हैं ये जो जिला आपका है जिला योजना समिति, इसका जो देखो प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है जिला योजना समिति के बारे में। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसका कौन सा सही आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, बी वाला तुम्हारा गलत है, ए सही, एक सही है, तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 58 देखो पेशा एक्ट के बारे में बात करें। पेशा एक्ट को, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा डिटेल से समझेंगे ताकि आगे भी पेशा एक्ट से कुछ क्वेश्चन आया तो हम लोग अपना उसका आंसर बना सके या फिर हमको समझने में कोई दिक्कत
ना हो। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो पेशा एक्ट के बारे में, पेशा एक्ट के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में आपसे कुछ बातें बोल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं हो सकता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के हेतु आरक्षित की गई है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, सोचिए सही है कि नहीं। तो आपको सही स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। एक सेकेंड, आज बार बार गलती ही हो रहा है, बार बार ये आ जा रहा है, पता नहीं क्यों इनको स्क्रीन पे आना है वापस। चलो, तो पेशा एक्ट के बारे में हम लोग ये दो स्टेटमेंट देखे थे। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो सीटें होंगी वो 50% से कम नहीं हो सकती। सेकंड भी सही है कि यहाँ पर जो सभी स्तर पर जो अध्यक्ष होंगे वो सभी जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपका ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने बोला आपको पेशा एक्ट के बारे में समझते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, क्या है। ठीक है, पेशा एक्ट का अगर आप देखोगे पेशा एक्ट के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म ही है वो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ठीक है, शेड्यूल एरिया में पंचायत को एक्सटेंड करना, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो पंचायत आया था ये उसी का एक संशोधित रूप है। किसके लिए लाया गया? जो अनुसूचित जनजाति एरिया है वहाँ के लिए लाया गया। ठीक है, तो अब समझो पेशा एक्ट के कुछ प्रावधान, कुछ थोड़े बहुत बातें। ये देखो कहाँ लागू होगा पेशा एक्ट, जो कि आपका जनजातीय क्षेत्र में लागू होगा, पहली बात। दूसरा, अभी तक जो पेशा एक्ट जो कि 10 राज्यों में लागू हो चुका है भारत के। ठीक है, अब कौन से 10 राज्य वो थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा। और तीसरी बात इसमें देखो, पेशा एक्ट जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो कि पंचायत का ही संशोधित रूप है। अब इसके कुछ देख लेते हैं काम क्या है, क्यों इसको लाया गया। इसका एम क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, ठीक है, और स्वशासन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए इसको लाया गया था। इसमें देखो, इसमें क्या होता है ये, ताकि जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी भाषा संस्कृति का संरक्षण कर सके। इससे उनको जो कि उनको संरक्षण मिलेगा, एक पावर मिलेगी। और देखो इसमें जो 50% जो सीट होता है, जैसे पहला स्टेटमेंट बोला कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का सभी स्तर पर जो अध्यक्ष होंगे वो भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही होंगे। ठीक है, और इसमें देखो एक ये भी प्रावधान है काफ़ी अच्छा कि 1/3 जो सीट होगा वो किसके लिए होगा? महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, कम से कम 1/3 सीट पर जो कि महिलाएं इसमें जो कि होंगी। ठीक है, ये भी प्रावधान किया गया है। थोड़ा इसमें देखो पेशा एक्ट में क्या क्या है, ग्राम सभा को एम्पावर कर दिया गया है। कैसे ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है? पेशा एक्ट के तहत जो भी मतलब गतिविधियां होंगी वो सभी ग्राम सभा को केंद्र में ही होंगी। ठीक है, अब इसमें देखो ग्राम सभा क्या कर सकती है? ग्राम सभा जो कि ग्राम बजट जो होगा उसको पास करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसमें ग्राम सभा जो है कि आपका शराब बिक्री को, जो अगर वहाँ पर शराब बिक्री हो रहा है तो उसको रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, और ग्राम सभा क्या कर सकती है? भू अधिग्रहण हुआ, वहाँ पे पुनर्वास की बात आई, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कोई खनिज लगाने वाला, खनिज वहाँ पे मतलब लाइसेंस देना है किसी को, तो इसके लिए क्या होगा? ग्राम सभा से कंसल्ट करना होगा। ठीक है, ग्राम सभा की राय लेनी होगी, तभी जो कि ये सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ग्राम सभा को काफ़ी एम्पावर कर दिया गया है। तो ये कुछ पेशा एक्ट के बारे में कुछ बातें थी जो कि 1996 में लाया गया था आपका। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जो एरिया है उनके लिए, वहाँ पे पंचायती व्यवस्था को लाने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए फटाफट से, इसका जो आपका सही आंसर था ऑप्शन सी था, दोनों स्टेटमेंट वहाँ सही था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखो आपका कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारों के संबंध में बात कर रहा है। ये संसद का जो सामूहिक विशेषाधिकार होता है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1, संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। ओके, सेकेंड कह रहा है संसद अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ओके, थर्ड वाला स्टेटमेंट देखते क्या कह रहा है। थर्ड कहता है संसद को सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निर्दोष सिद्धि, कारावास या मुक्ति के संबंध में तत्काल रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट आपसे पूछा है, सही कौन सा है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल एक और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें जो कह रहा है जो सामूहिक विशेषाधिकार, जी हाँ, उसके अंदर का प्रावधान किया गया है संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों को उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है,
सेकेंड स्टेटमेंट भी देखो सही है। अगर किसी भी सांसद का विशेषाधिकार हनन होता है या सामूहिक रूप से, तो उन्हें दंडित करने का भी अधिकार है, ठीक है, वो उन्हें दंड भी दे सकती हैं। तो पहला दूसरा हमारा सही होता है यहाँ पे। थर्ड वाला देखो, थर्ड भी सही है, ठीक है। संसद को सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्धि, कारावास या मुक्ति के संबंध में तत्काल रूप से सूचना करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ये इनका विशेषाधिकार। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे देखोगे आप सही हो जाता है, ठीक है। संसद में दो तरह के विशेषाधिकार की बात करते हैं, एक सामूहिक आपका और एक सामूहिक हो गया, एक व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो अभी हमने जो कि सामूहिक क्या उनके विशेषाधिकार है उसके बारे में देखा। अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो व्यक्तिगत अधिकार भी देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। भारत का संविधान लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है, सी संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है, डी अध्यक्ष द्वारा नामित करने के लिए उपबंध करता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाएगा, पहली बार में शायद ना समझ में आए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो जो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र का, जो जैसे मान लो कोई संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, तो यहाँ का इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, ठीक है, वो कैसे होगा, वो देखो ऐसे होगा, संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है। मतलब ये जो प्रतिनिधित्व है ये कैसे होगा, इसके संबंधी जो भी विधि बनानी है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। संसद जो कि इससे संबंधित जो कि विधि बना सकता है, ऐसी बात यहाँ पे कही जाए। तो आप इसका जो सही रहेगा ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर भी हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की प्रवृत्तियों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है? इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है, बस पूछा क्या है कि IEA किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया है। एक लाइन का क्वेश्चन, उसको बढ़ा दिया ताकि आपका टाइम जो कि कंज्यूम हो, तो आज आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन है आपका UN में, या फिर OPEC में, पेट्रोलियम निर्यातक देश है जो आपका, या फिर OECD में, या फिर G20 में। तो इसका जो देखो सही आंसर होगा आपका OECD के तहत जो कि IEA की स्थापना की गई थी। अब समझो जो IEA है इसकी स्थापना 1973-74 के समय में किया गया था। उस टाइम ऑयल क्राइसिस उभर गए थे, तो उसके लिए जो कि इसकी स्थापना की गई थी। अभी देखो ये जो IEA है ये जो कि 75% वैश्विक ऊर्जा खपत को जो कि प्रतिनिधि करती है। मतलब ये इसमें जो जितने मेंबर वो 75% जो वैश्विक ऊर्जा की मांग है या खपत हो रही है वो इसमें शामिल है, ठीक है। और देखो तीसरी बात, भारत इसका सदस्य नहीं, ये ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है। IEA का सदस्य कौन बनेगा? जो OECD का मेंबर होगा, ठीक है। जो भी मेंबर OECD का मेंबर होगा वो IEA का सदस्य बनने योग्य होगा, पर भारत इसका सदस्य नहीं। अभी IEA में देखोगे आप, अगर IEA में देखोगे सदस्यों की बात करोगे तो इसमें जो कि 30 मेंबर हैं, प्लस आप और देखोगे 30 के बाद 8 जो कि सहयोगी देश है। तो भारत कहाँ आता है? भारत मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इसका एक सहयोगी देश है, ठीक है। हो सकता है कल को स्टेटमेंट आ जाए कि भारत इसका सदस्य है, तो वहाँ वो ऑप्शन गलत जाएगा, लेकिन अगर बोले भारत इसका एक सहयोगी देश है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और जो OPEC आपका आया था ये ध्यान रखना, OECD के पहले ही बना था, ये 1960 में बन गया था आपका OPEC जो आपका ये बी वाला ऑप्शन है, पेट्रोलियम निर्यातक देश। ये किसके लिए आया था? ये जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इसके प्राइस को स्थिर रखने के लिए, कि ताकि इसका प्राइस वोलाटाइल ना हो, इसका मूल्य जो कि बना रहे, एक बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, इसके लिए जो कि OPEC का गठन किया गया था 1960 में, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में आपसे बात कर रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ओके। सेकंड कह रहा है मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखो यहाँ पे आपसे सही पूछा, ऑप्शन ए केवल एक, बी ए केवल दो, सी ए दोनों, डी ए कोई नहीं। तो पहला स्टेटमेंट देखो, जो दिल्ली के CM होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं करते हैं, उनको सीधे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट उन्हें नियुक्त करते हैं। जबकि अदर जो स्टेट है हमारे हैं उनके CM को देखोगे तो उन्हें जो कि गवर्नर नियुक्त करते हैं, लेकिन जो कि दिल्ली के केस में जो कि हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। अब दिल्ली के प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, तो जो इसमें जो मंत्री होते हैं, CM भी एक मंत्री ही हैं, ठीक है। इसमें जो मंत्री होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका ऑप्शन डी सही जाएगा, न तो एक न तो दो।
क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं। ओके। सेकंड कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ओके, ये देखो विशेष बहुमत की बात करें, अलग अलग से बात करें, दोनों सदन से बात करें। थर्ड कह रहा है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया। ओके, यहाँ पे देखो ऑप्शन पूछे कौन सा सही है, सही पूछा है। ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी है 1 और 2, सी है केवल 3। फिर से वही बीमारी हो गई है, बार बार मेरा स्क्रीन पे आ जा रहा है, होम स्क्रीन पे आ जा रहा है फ़ोन। चलो देखते हैं फिर से। आपका जो ऑप्शन था 3 स्टेटमेंट दिया था उपराष्ट्रपति के संबंध में, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अभी तो बोला है ऑप्शन ए केवल 1 और 3, बी है 1 और 2, सी है केवल 3, डी है 1 2 3। और देखो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो पहला बोला है कि महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है, जी नहीं, ये गलत है। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया नहीं चलती है। इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, केवल राज्यसभा से, जो राज्यसभा है वहीं से, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है, सदन की जितनी संख्या है, मान लो 245 अभी है, तो 245 में क्या होगा 50% प्लस 1 मेंबर के वोट से ही इनको जो कि हटाया जा सकता है। ठीक है, और कहाँ से हटाया जा सकता है, राज्यसभा से। इसमें जो कि लोकसभा का वोटिंग करनी कोई बात नहीं है, लोकसभा केवल सहमति कर दे कि हाँ आप हटा दे तो ठीक करें, कोई दिक्कत हमको नहीं है, तो ये जो उपराष्ट्रपति वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि ये महाभियोग के तरीके, जैसे प्रेसिडेंट का महाभियोग होता है वैसे नहीं हटते, इम्पीचमेंट के तरीके से नहीं हटते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पहला हमारा गलत हो गया, तो देखो कौन सा ऑप्शन कट गया, ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया। हम अपने आप जो कि ऑप्शन सही ऑप्शन पहुंच गए सी पे। ठीक है, 2 और 3 अगर हमको नहीं पता तो भी पहले स्टेटमेंट के थ्रू हमको आंसर मिल गया। फिर भी हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कैसे ये गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, जी मैंने अभी ये बता दिया आपको कैसे हटता है। तो ये विशेष बहुमत से नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होता है, वो भी दोनों सदनों में नहीं, केवल राज्यसभा में। ठीक है, तो थर्ड बोला है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संविधान में जो कि इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक आर्टिकल या कुछ दिया गया जिसके तहत बताएगा कि ऐसे ऐसे इनको हटाया जा सकता है, तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में मतदान पत्र यानी कि बैलेट पेपर या ईवीएम पर उपयुक्त में से कोई नहीं या नोटा संदर्भित होता है। देखो आप जो बैलेट पेपर होता है उस पर जो कि नोटा एक वर्ड होता है, तो आपको नोटा के संबंध में इसके संबंध में बात कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोबारा निर्वाचन कराने की मांग का अधिकार करता है नोटा। ओके, बी कह रहा है गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार की बात करता है। ओके, सी कह रहा है निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास की कमी को व्यक्त करने का अधिकार। ओके, डी कहता है उम्मीदवारों की एक नवीन सूची के साथ पुनः निर्वाचन कराने की मांग का अधिकार। ओके, ये 4 स्टेटमेंट आपको बताने कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो जो नोटा होता है वो तो आपका गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार है। ठीक है, नोटा को आप समझो जो आपका वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19। ठीक है, इसी के तहत एक अधिकार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त दी गई है कि आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर का ऑप्शन बी, गुप्त रूप से किसी उम्मीदवार को मत न देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 65 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधान परिषद के बारे में बात करें, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट आप देखो क्या कह रहा है परिषद के लिए 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक होता है। ओके, थर्ड देखो विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो देखो ये जो आपको पूछा है सही ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1 2 3। तो देखो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, ये बोला कि विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता, ये गलत है। विधान परिषद के मेंबर भी जो कि मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते। तो जहाँ हमारा 3 है आप उसको काट दो तो ये कट गया, ये कट गया, ए भी कट गया, तो हमारा अपने आप आंसर आ गया बी। ठीक है, देख लो ऑप्शन बी जो कि आपको अपने आप आंसर आ जाता है। एक सेकेंड,
तो देखो ये जो पहला स्टेटमेंट कर रहा है, दूसरे स्टेटमेंट कहते हैं जो हमारा सही है, ये कह रहा है कि परिषद के लिए 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक। जी हाँ, कोई भी मनी बिल होता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में चाहे विधान परिषद में, 14 दिन के भीतर जो कि उसको वापस लौटाना चाहिए। तो इस आधार पर ये सही है। और देखो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो ये गलत है। ये जो कि बात, इतनी पूरी बात तो सही है कि उसी राज्य का निर्वाचक है, लेकिन ये भारत का संविधान ये प्रावधान नहीं करता है। यह प्रावधान जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसके अंतर्गत जो है कि किया गया है, ना कि भारत के संविधान के अंतर्गत। इस आप देखो पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे बोला है कि निम्न में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह घोषित या अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना, आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता किन परिस्थिति में, ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल से वह निर्वाचित हुआ था। ओके। बी है, यदि कोई सदस्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान से विरत रहता है और इस तरह के कृत्य को उसके दल से माफ़ी नहीं किया जाता है। देखो जो पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों जो कि गलत है। यदि कोई सदस्य है पूर्व अनुमति के बिना ही जो कि वोटिंग से निकल गया, वोटिंग नहीं कराया, अनुमति नहीं लिया उसने, और उसके लिए उसको राजनीतिक दल ने माफ़ी भी नहीं दी है, तो उसको जो कि दल बदल के आधार पर जो कि उसको निर्वासित यानी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला नहीं, तो इस आधार पे ये तो मान लो कि अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो इस आधार पर देखोगे तो ऑप्शन बी के आधार पर जो कि अयोग्य हो जाएगा वो। ऑप्शन ए देखो, अगर उसने अपने स्वेच्छा से जो कि राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग दी है तो भी वह तो वो जो कि क्या होगा, तब भी वह जो कि अयोग्य हो जाएगा। सी देखो, यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो भी वो जो कि अयोग्य हो जाएगा। ठीक है। डी देखो, यदि सदन में कोई नाम निर्देशित सदस्य है, नॉमिनेटेड मेंबर है, अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह, ठीक है, 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो वो अयोग्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तब जो कि वो अयोग्य नहीं होगा। ये बात सही है, पहला दूसरा टी जो हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अयोग्य नहीं होगा, इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, अयोग्य हो जाएगा। लेकिन डी वाले कंडीशन में अयोग्य नहीं होगा, वो योग्य रहेगा, वो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन ये जो तीनों कंडीशन है इस पर जो कि अयोग्य हो जाए, आपका जो कि योग्य बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर वो 3 माह के बजाय अगर 6 माह के भीतर ज्वाइन करता है ना, तब फिर वो अयोग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 6 माह के भीतर चाहे 3 माह में 2 माह में अगर ज्वाइन कर लेता है तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और पहले दूसरे तीसरे के जो कंडीशन इसमें जो कि अयोग्य घोषित हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, यह वन्यजीव एक वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपसे बात करें। यह वन्यजीव अभयारण्य भारत में असम के डिब्रूगढ़ जिले में अवस्थित है। ओके, तथा यह हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हाथी आरक्षित क्षेत्र है, असम के डिब्रूगढ़ में है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, सी है पूर्वी कार्बी आंगलोंग अभयारण्य, डी है दीपोर भी। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ठीक है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। क्यों? क्योंकि इन चारों में से देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य ये है जो कि हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इसी से आपको पता चल जाता है कि यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। इस अभयारण्य से जो कि देहिंग नदी निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे एक कमेटी के बारे में बात करें, सेक्टर कमेटी। ठीक है, सेक्टर कमेटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस कौन से क्षेत्र से इससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बैंकिंग से, बी है न्यायिक प्रणाली से, सी है कर संरक्षण से, डी सशस्त्र बलों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्टर कंपनी है ये जो कि ऑप्शन डी सही है, सशस्त्र बलों से संबंधित है। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, 2016 में इनका ये समिति का गठन किया गया था। तो इन्होंने जो कि सशस्त्र बलों से संबंधित जो कि अपने कुछ विचार दिए हैं और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर ही जो कि CDS जो हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है पद है उसको गठित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं।
विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई साधारण विधेयक को पारित करना है विधानमंडल में, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, संविधान असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में? देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट का, यदि सदन द्वारा विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को इसके संबंध में विशेषित वीटो प्राप्त होता है। ओके, 2 बातें कह रही है आपसे, आपको सही चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो राज्य विधानमंडल है, इसमें राज्य विधानमंडल है जहाँ पे राज्य विधान परिषद भी होगा, तो वहाँ पे जो कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद है तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए टसल हो जाती है, कोई एक भी राज्य विधानसभा से पास हो जाती है जबकि विधान परिषद में नहीं पास होती, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, जो विधानसभा से पास होगा वही मान्य होगा। बस जो कि आपका जो विधान परिषद है वो कुछ टाइम तक, मैक्सिमम आप देख लो तो शायद 4 महीने के लिए रोक सकती है बिल को। ठीक है, लेकिन धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, कोई अगर मनी बिल है तो उसको छोड़कर बाकी सब बिल को वो साधारण विधेयक जो है उसको 4 महीने तक रोक सकती है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे संयुक्त बैठक का प्रावधान हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा देखो, यदि सदन द्वारा विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल इसके संबंध में विशेषित वीटो प्राप्त होता है। जी नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि राज्यपाल अगर सदन द्वारा पास हो गया है फिर वो जो कि राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो की शक्ति प्राप्त है, जहाँ पे वो जो कि उस बिल को वापस जो कि राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। अब राज्य विधानमंडल अगर उसको जो कि पुनः जो कि चाहे उसमें कुछ संशोधन करके या वैसे ही बिल वापस भेज देती है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को ये कंपलसरी हो जाता है कि उसको पास करे वो, ठीक है, उस पर अपने हस्ताक्षर करे। तो ये आपका जो बोला कि विशेषित वीटो प्राप्त होती है अगर विधेयक पारित हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। उस समय जो कि वैकल्पिक वीटो की पावर होती है राज्यपाल के पास। तो दोनों कथन हमारा गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, कहता है राज्यसभा के सदस्यों के नाम निर्देशन के संदर्भ में, जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट कर राज्यसभा में सदस्यों का नाम निर्देशित सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से राज्यसभापति द्वारा होता है। ठीक है, जो सभापति है उनके द्वारा होता है, ऐसा पहला स्टेटमेंट करा है। सेकेंड वाला कह रहा है राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान करना है। ठीक है, ये ओके। थर्ड वाला कह रहा है यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया है। तो देखो, जो आपका नॉमिनेटेड मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर को राज्यसभा में लेना है, इसका जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट कर रहा था। ये जो कि आयरिश जो संविधान विधि है, आयरिश संविधान वहाँ से लिया गया है, ना कि दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से तो राज्यसभा में कैसे मेंबर इलेक्टेड होंगे उसके प्रोसेस की बात की गई है, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा इसकी बात तो आयरिश संविधान से लिया गया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, जो हम राज्यसभा के मेंबर होंगे उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, जो नॉमिनेटेड के अलावा इलेक्टेड मेंबर होंगे जो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये प्रावधान जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो इस हिसाब से देखो 3 गलत हो जाता है और स्टेटमेंट 3 गलत है। तो आप देखो एलिमिनेट को ऑप्शन ए आपको करिएगा, सी करिएगा, डी करिएगा, आप अपने आप आंसर पे पहुंचेगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, केवल 2। देखो पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो अपना सेकेंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने लिए बिना स्थान प्राप्त। जी हाँ, ये तो सही बात है, इसीलिए तो होता है नॉमिनेटेड मेंबर कि वो इलेक्शन के बिना जो है कि राज्यसभा में स्थान ग्रहण कर सके। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का नाम निर्देशन सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से सभापति द्वारा। जी नहीं, सभापति जो कि नाम रिकमेंड जो कि नॉमिनेट मेंबर को नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, वो नहीं करता है। वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर को नियुक्त करते हैं, ना कि सभापति। ठीक है, तो हमारा पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत, केवल 2 सही। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर से स्क्रीन डिस्प्ले पे हो गया, बस थोड़ा सा बचा है, फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करें। उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। ठीक है, उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। ओके। सेकेंड कह रहा है संविधान संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों,
भत्तों और विशेषाधिकार को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है। ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपको। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है 71 का ये गलत है। जो प्रेसिडेंट होता है उसको किसी भी सदन का नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता होती है वही योग्यता रखने की ज़रूरत होती है, ना कि राज्यसभा का। अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर लोकसभा का होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए जो कि इलेक्शन लड़ सकता है। और इसके अलावा क्या योग्यता होती है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने कम से कम अपनी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और तीसरा कंडीशन होता है वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो पहला हमारा गलत जाएगा। और जो दूसरा ये बिल्कुल सही है कि संसद ही जो कि राष्ट्रपति की जो उपलब्धि है, भत्ता है, विशेषाधिकार, इसको निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर जब राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है तो उस समय जो कि संसद जो कि उनके वेतन भत्तों में बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपको कह रहा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा का प्रयोग संसद में कार्य संचालन के लिए किया जा सकता है। ओके, सेकेंड आपसे कह रहा है कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं। ओके, दो बातें आपसे कह रही है, तो देखो आपको सही बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। आप 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा के आधार पर जो कि संसद के कार्य का संचालन नहीं हुआ है, केवल 2 भाषा है, एक तो आपका हिंदी है, दूसरा आपका इंग्लिश है। इन्हीं 2 भाषा के आधार पर ही जो कि कार्य संचालन होगा। अगर आपको याद होगा तो राजभाषा अधिनियम 1963 है, जिसके तहत इन दोनों भाषा को ही स्वीकृत किया गया कि इन दोनों भाषा के आधार पर संसद के कार्य का संचालन होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखो तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं, सबके आधार पर नहीं होगा, बस 2 भाषा के बारे में होगा। ये राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत प्रावधान किया गया। सेकेंड देखो कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 2 ट्रांसलेटर उपस्थित होते हैं जो कि एक बार हिंदी में ट्रांसलेट भी करते हैं, एक बार इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जो भी अगर कोई अपनी मातृभाषा में अपना स्पीच दे रहा है, अपने संसद को संबोधित कर रहा है। तो ये 2 सही है, पहला गलत है हमारा, तो ऑप्शन बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो बोल रहा है आपका स्वतंत्रता के उपरांत भारत में निम्न में से समाज के किस या किन वर्ग या वर्गों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण किसको किसको प्रदान किया गया, ये बात कर रहा है आपसे 73। पहला है अनुसूचित जातियों को, सेकेंड अन्य पिछड़ा वर्गों को, थर्ड महिलाओं को, फोर्थ धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो देखो आपको सही उत्तर चुनना है। पहला है 1 और 2, दूसरा 1 और 3, सी है केवल 1, डी है 1, 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पहला है अनुसूचित जातियों को, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों को जो है कि आपका जो कि लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है सीटों का। आर्टिकल 330 के तहत जो कि आप देखोगे लोकसभा में, और आर्टिकल 332 के तहत जो कि विधानसभा में इनको आरक्षण सीटों का प्राप्त है। तो एक तो सही है, जहाँ एक नहीं आप वो गलत करो तो ऑप्शन डी हमारा पड़ जाएगा। ठीक है, ओबीसी को, जी नहीं, ओबीसी को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया अभी तक लोकसभा में लेकर, तो 2 जहाँ है वो आप कट कर दो। और देखो जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात काफ़ी सालों से हो रही है, लगभग समझ लो पिछले 20-25 साल से हो रही है। बिल भी इसके संबंध 2-3 बार आया, पर ये लोकसभा से पास नहीं हो पाया, तो ये भी गलत है। जहाँ 3 वाला भी हमारा ऑप्शन गलत है। महिलाओं को भी आरक्षण अभी तक लोकसभा में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो चौथा देखो अपने आप गलत रहता है, क्योंकि हमारा क्या बचता है, ऑप्शन सी बचता है केवल है। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी जो कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया, केवल एक ही लोगों को प्रावधान किया है, कौन से वर्ग का, अनुसूचित जातियों का, आर्टिकल 330 और 332 के तहत। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। एक सेकंड,